आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ी खबरों की। और आजकल बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर है देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामले। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में फिर से कोरोना के मामले बढ़े हुए पाए गए हैं। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी दर में भी आज उछाल मिला। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर अब बढ़कर 8.37% हो गई है और पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 5,481 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर अब सरकार भी एक्शन में आ चुकी है और तैयारियों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। दिल्ली में 100 से ज़्यादा टेलीमेट्री डिवाइस लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में लगने वाले इन डिवाइसेस के जरिए ऑक्सीजन सप्लाई की मॉनिटरिंग होगी। जरा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अभिमन्यु शर्मा। अभिमन्यु, हमें बताएंगे कि टेलीमेट्री डिवाइसेस क्या करती हैं और इनसे क्या फायदा होगा दिल्ली की जनता को? दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसेस के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने और मॉनिटर करने के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत ऑक्सीजन टैंक्स में टेलीमेट्री डिवाइसेस लगाए जाएंगे। फिलहाल ये प्लान 53 बड़े सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन टैंक्स पर टेलीमेट्री डिवाइसेस लगाने का है और इसके बाद ये हो सकता है कि ये डिवाइसेस और बड़े अस्पतालों में भी लगाए जाएं। फिलहाल जो एक्शन प्लान जारी किया गया है, इसके तहत ऑक्सीजन सप्लाई की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी और इस लाइव मॉनिटरिंग को दिल्ली सरकार के कोविड वॉर रूम द्वारा किया जाएगा। रियल टाइम ऑक्सीजन स्टॉक मॉनिटरिंग भी की जाएगी, जो कि टेलीमेट्री डिवाइसेस के थ्रू होगी और इससे ना सिर्फ पारदर्शिता का ध्यान रखा जाएगा, बल्कि जहां जहां पर ऑक्सीजन की जितनी जरूरत है उसे भी मुहैया कराया जाएगा। यह देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी बाकी अस्पतालों में भी इस तरह के डिवाइसेस लगाने का प्लान जारी किया जाता है, क्योंकि कोरोना वायरस की सेकंड वेव में कई जगह ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिली थी, जिसके बाद कई कोर्ट्स ने और केंद्र एवं दिल्ली सरकार ने भी कई कदम उठाए थे ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए। चलिए, जो लोग पिछले साल दिल्ली के हालात को नहीं जानते हैं, उन्हें हम बता दें कि पिछले साल दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेके बहुत बुरे को समझाना शायद मुश्किल हो जाए, वैसे हालात बन चुके थे। इसी को लेकर ऐसे ही हालात फिर से ना बने, इसलिए दिल्ली सरकार कदम उठा रही है। आगे बढ़ लेते हैं। दिल्ली सरकार ने एक और कदम उठाया है। क्या कदम उठाया है? दिल्ली सरकार का अगला कदम है नाइट कर्फ्यू का। नाइट कर्फ्यू का मतलब है कि शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक गैर ज़रूरी कामों के लिए आप बाहर नहीं जा सकते और गैर ज़रूरी दुकानें खुल नहीं सकती। गैर ज़रूरी में ज़रूरी क्या क्या हम आपको बता देते हैं। खाना, मेडिकल, पुलिस, सब्जी, प्रेस और दूसरी जो ज़रूरी सेवाएं हैं वो चालू रहेंगी, बाकी और कुछ चालू नहीं रहेगा। आइए मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी ये बाइट सुन लेते हैं। आज डीडीएमए की बैठक में सरकार ने कुछ फैसले लिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें। दूसरा, केसेस ना बढ़ें, इसलिए ये भी फैसला लिया गया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें एसेंशियल सर्विस वाले ऑफिसेज को छोड़कर सबको अभी दफ्तर आने से मना किया जाएगा और केवल ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। चलिए, बात माया नगरी मुंबई की भी कर लेते हैं। मुंबई में क्या हाल है? मुंबई के जो मेयर हैं किशोरी पेडनेकर, उनका ये कहना है कि अगर 20,000 से ज़्यादा मामले जाते हैं तो फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। उन्होंने अभी तक ये बात नहीं कही कि वो वीकेंड लॉकडाउन की बात करें या फुल लॉकडाउन की बात करें, लेकिन चलिए उनकी बाइट को सुन लेते हैं। और मुंबई में कल करीब 8,000 केसेस से हम इंतजार करेंगे आज क्या नंबर आता है। लॉकडाउन किसी को भी नहीं चाहिए। दस्तूरखुदा मुख्यमंत्री भी कह रहे लॉकडाउन नहीं चाहिए, तो भी लॉकडाउन नहीं चाहिए। ये अकेले मुख्यमंत्री, अकेले इकबाल चहल आयुक्त तो बोल के नहीं होगा। हम सबको मिलके जो मास्क का लगाना ज़रूरी है, 2 वैक्सीन लेना ज़रूरी है, हम भीड़ में नहीं जाना, भीड़ नहीं बनाएंगे, ये सब करते तो हम बच सकते। जो हमारे आयुक्त है
जो हमारा राज्य सरकार है और जो हमारा केंद्र से आने वाले जो नियमावली है वो कह रहे कि ऐसे ही 20,000 के ऊपर रुग्ण पाए जा रहेंगे तो लॉकडाउन लगाना जरूरी होगा। चलिए आपको बता देते हैं कि पूरे देश में कोरोना का संक्रमण किस तरीके से फैल रहा है और इस समय कितने आंकड़े आ रहे हैं। अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए आंकड़ों की तो पिछले 24 घंटे में 33,300 से ज़्यादा केस दर्ज हुए हैं। वहीं कोरोना की वजह से 124 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एम्स दिल्ली ने अपने स्टाफ जितने भी थे उनकी छुट्टी रद्द कर दी है। एम्स ने अपने सारे स्टाफ को तुरंत वापस आने को और ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा है। कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए पंजाब सरकार ने भी स्कूल और कॉलेज को बंद करने के निर्देश दिए हैं। पंजाब में पहले से ही नाइट कर्फ्यू लागू है। बात करते हैं कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन की भी। स्वास्थ्य विभाग के अगर आंकड़ों को देखें तो ओमिक्रॉन के मामले अब 18,092 पर पहुंच गए हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र अभी भी ओमिक्रॉन केस की लिस्ट में नंबर 1 पर बना हुआ है। यहाँ अब तक 568 ओमिक्रॉन केस रजिस्टर्ड हुए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो ओमिक्रॉन के 382 केस हैं। केरल में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ अब तक 185 केस सामने आ चुके हैं। वहीं राजस्थान से 174, गुजरात में 152, जबकि तमिलनाडु में अब तक 121 केस सामने आए हैं। चलिए कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच चुनाव भी होने हैं। 5 राज्यों में चुनाव हैं जिसमें कि उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश और पंजाब शामिल हैं। जो इलेक्शन कमीशन है वो इस समय एक मीटिंग कर रहा है, एक ज़रूरी मीटिंग की किस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए ये चुनाव करा जाए। हमारे साथ समीर हमारे जो संवाददाता हैं वो जुड़ चुके हैं। समीर, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि अगर बात करें बंगाल की, अगर बात करें बिहार की, तो वहाँ पे चुनाव तो हुए थे, कोविड प्रोटोकॉल्स का इतना ज़्यादा कोई पालन हमें दिखा नहीं था। तो क्या यहाँ पे केवल खाना पूर्ति के नाम पे कोई प्रोटोकॉल्स होंगे या कोई नए प्रोटोकॉल्स हमें देखने को मिलेंगे? देश में लगातार कोविड और खासकर ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देख करके चुनाव आयोग ने एक अहम इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और ये मीटिंग जो है उन 5 राज्यों को लेकर के है जो आने वाले वक्त में चुनाव में जाने वाले हैं। मसलन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, ये उन 5 राज्यों में से है जहां पर चुनाव होने वाले हैं और इन राज्यों में कोविड की स्थिति को लेकर के ये एक अहम मीटिंग चुनाव आयोग ने बुलाई है जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में सूत्र ये बता रहे हैं कि इस बात पर चर्चा हो रही है कि कोविड की मौजूदा क्या गाइडलाइन है और उनको और किस तरीके से सख्त किया जा सकता है ताकि ये पूरे चुनाव सुरक्षित माहौल में इसको संपन्न कराया जाए और जो ओमिक्रॉन का खतरा है इस पर भी काफी हद तक इसको रोकथाम इसकी की जाए। तो माना जा रहा है कि जितने भी अधिकारी चुनाव की ड्यूटी में तैनात होंगे उन सभी का अनिवार्य रूप से वैक्सीनेटेड होना जरूरी होगा, यानी उनको कोरोना वैक्सीन दोनों डोज लेनी होगी और इस सर्टिफिकेट के साथ ही उनको चुनाव ड्यूटी पर लगाया जाएगा। इसके साथ ही जो मतदाता होंगे, जो वोटर होंगे, उनके लिए यह अनिवार्यता नहीं होगी, हालांकि उनको जागरूक लगातार किया जाएगा कि वो वैक्सीन ले और उसके बाद ही वो मतदान करने के लिए आगे जाएं। इसके अलावा जो मास्क लगाना एक मैंडेटरी अनिवार्य तौर पे इसको लागू किया जा सकता है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो पोलिंग का समय है उसमें कुछ हद तक बढ़ोतरी की जा सकती है ताकि लोगों को अतिरिक्त समय मिले, वो जाकर के पोलिंग स्टेशन पे वोट डाल पाएं। तो इन तमाम नियमों पर विचार किया जा रहा है जिसका औपचारिक ऐलान जल्द किया जा सकता है इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से। लेकिन इन 5 राज्यों में आने वाले वक्त में, यानी माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में जो इलेक्शन कमीशन है वो इन 5 राज्यों के साथ भी विचार विमर्श करेगा कि किस तरीके से कोविड के नियम जो अपडेट किए जा रहे हैं उसमें राज्य किस तरीके से अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों का ऐलान करेगा? तो माना जा रहा है कि 9 जनवरी से पहले कोई तारीख का ऐलान नहीं होगा क्योंकि 9 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी की लखनऊ में एक बहुत बड़ी रैली है जिसके बाद में हो सकता है कि चुनाव आयोग 9 जनवरी के बाद ही इन तारीखों का ऐलान करे। लेकिन उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश जो बड़े राज्य हैं जहां पर लगातार ओमिक्रॉन के बढ़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो इनको लेकर के ये एक अहम बैठक इलेक्शन कमीशन की तरफ से और नए सख्त कोरोना गाइडलाइंस पोलिंग को लेकर के जारी किए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। समीर हमारे साथ लगातार बने रहेंगे इस खबर पे पल पल की अपडेट हमें देने के लिए। आगे बढ़ लेते हैं और इन सब आंकड़ों के बीच में एक अच्छी खबर है, वो ये है कि वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी
तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वैक्सीन का आंकड़ा 1 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। अगर आज सुबह आए आंकड़े की बात करें तो 1 करोड़ 70 लाख डोज कोरोना वैक्सीन की दी जा चुकी हैं। आज 15 से 18 साल के बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन का दूसरा दिन है। पहले दिन 42 लाख से ज़्यादा बच्चों को कोरोना की वैक्सीन दी गई थी। चलिए, देश बदल रहा है और बदल रहा है तो आगे बढ़ रहा है। अगर आपको भी देश के साथ बढ़ना है तो आपको बदलना होगा ईटी नाउ के साथ। आगे बात करते हैं और हम दिखाते हैं आपको बदलते भारत की ही कुछ ऐसी कहानियां। जब देश के आगे बढ़ने की बात हो तो इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कैसे पीछे रह सकता है। और बढ़त की हालात कुछ ऐसे हैं कि अब ये जो आगे आने वाली कंपनी, जो दूसरे देश हैं, वो भी अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए अब इसरो से करार कर रहे हैं। आइए इस पैकेज को देखते और समझते हैं। इसरो, जिसका लोहा दुनिया मानती है। हाल ही में इसरो ने 4 देशों के साथ 1140 करोड़ रुपए से ज्यादा के 6 समझौते किए हैं, जिसके तहत इसरो 2021 से 2023 के बीच इन देशों के सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा। बता दें कि साल 1999 से अब तक इसरो 34 देशों के 342 विदेशी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में लॉन्च कर चुका है। खास बात यह है कि इसरो ने 124 स्वदेशी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में लॉन्च किए हैं, जिनमें 12 सैटेलाइट छात्रों द्वारा निर्मित हैं। जिन देशों ने भी स्पेस टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस के प्रयास किए, उनकी ओवरऑल साइंटिफिक प्रोग्रेस में बढ़ोतरी होती गई। आप लोगों को जानकारी होगी कि 1957 में सोवियत संघ ने जब दुनिया के प्रथम आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक को लॉन्च किया तो उसे तैयार करने के क्रम में सोवियत संघ को एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल जंप मिला और टेक्नोलॉजी के मामले में उसका ग्लोबल डोमिनेंस इस कदर हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देश को भी झटका लगा और उसे अपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के बारे में सोचना पड़ा और इतिहास में से स्पुतनिक मूवमेंट के नाम से जाना जाता। वहीं इसरो ने सैटेलाइट लॉन्चिंग के जरिए साल 2019 से साल 2021 के बीच 86.48 करोड़ रुपए कमाए हैं। भारत ने सबसे ज्यादा 226 अमेरिकी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इसके बाद 12 इंग्लैंड के और 12 ही कनाडा के, 11 जर्मनी के और 8 सिंगापुर के सैटेलाइट शामिल हैं। इसके अलावा इसरो के कई प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं और कई फाइनल स्टेज में, जो 2022 की पहली तिमाही में पूरे हो जाएंगे। 15 अगस्त 2022 से पहले देश का पहला मानव रहित मिशन शुरू किया जाएगा। इसके अलावा 3 स्पेस मिशन कतार में है। पहला दिशा मिशन है, दूसरा वीनस मिशन है और तीसरा इसरो CNES संयुक्त विज्ञान मिशन तृष्णा है। साथ ही PSLV पर इसरो 4 और इसरो 6 की लॉन्चिंग होनी है। SSLV की पहली उड़ान में इसरो 2 की लॉन्चिंग होगी। इसरो पूरी दुनिया में सबसे सस्ते लॉन्च के लिए जाना जाता है, इसलिए छोटे और मध्यम आकार के सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए दुनिया भर के देश भारत से संपर्क करते हैं। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, ओमिक्रॉन वेरिएंट से या किसी भी और वेरिएंट का पता लगाने के लिए अब हमें RT-PCR किट के लिए अमेरिका की तरफ नहीं देखना होगा। आज ICMR ने स्वदेशी किट को मंजूरी दे दी है। स्वदेशी किट टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स में तैयार की है। इसका नाम है ओमनीश्योर। अब तक भारत में अमेरिकी किट का इस्तेमाल होता रहा था, लेकिन अब इससे कितना फ़ायदा होगा और क्या अब टेस्टिंग और आसान हो जाएगी देश में, उसके बारे में बात करने के हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता समीर दीक्षित।
जी बिल्कुल, कोरोना के मोर्चे पे ये अच्छी खबर है कि कोरोना संक्रमितों में ओमिक्रॉन संक्रमण है या नहीं, ये पहचानने के लिए स्वदेशी निर्मित आरटी-पीसीआर किट तैयार कर ली गई है। यानी कि अब देश की ही कंपनी की बनाई एक आरटी-पीसीआर किट, उसका इस्तेमाल किया जाएगा कि ये पहचानने के लिए कि जो कोरोना मरीज है उसमें ओमिक्रॉन संक्रमण है या नहीं। और ये किट देश की ही टाटा कंपनी ने तैयार की है और इसका नाम है ओमिश्योर। टाटा की मुंबई स्थित डायग्नोस्टिक लैब ने ओमिश्योर आरटी-पीसीआर किट को तैयार किया है और इसके काम करने का बिल्कुल वही तरीका है जैसे जो अभी आरटी-पीसीआर किट है, यानी कि आपके मुंह या नाक से सैंपल लिया जाएगा और उसका टेस्ट किया जाएगा और ये नतीजे 10 से 15 मिनट में आ जाएंगे। तो नॉर्मल जो आरटी-पीसीआर किट फिलहाल जो काम करती है, ये नई जो ओमिश्योर ओमिक्रॉन के लिए जो बनाई गई आरटी-पीसीआर किट है टाटा की, ये भी वैसे ही काम करेगी। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें यह है कि सरकार को अमेरिका की एक किट है उसको खरीदना पड़ता है और उसके लिए सरकार को तकरीबन 250 रुपये प्रति किट पैसे देने पड़ते हैं। ओमिश्योर की क्या कीमत होगी, ये इस बात को अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना यह जा रहा है कि ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस रहेगा, ये काफ़ी कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ते दाम पर ये भारत सरकार को मिल पाएगी। और उसका बड़ा फायदा ये होगा कि बहुत तेजी से जो देश में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज हैं उनकी पहचान हो पाने में सफलता मिलेगी और उनका इलाज हो पाने में काफ़ी हद तक सफलता मिल पाएगी। तो भारत के नज़रिए से ये एक बड़ी उपलब्धि है कि देश के ही निर्मित टाटा ने जो ओमिश्योर आरटी-पीसीआर किट बनाई है, इसका इस्तेमाल देश में कोरोना संक्रमित जिसमें ओमिक्रॉन के लक्षण हैं या वो संक्रमित हैं उनकी पहचान करने के लिए जल्द इस्तेमाल में लाएगी। और इसको आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से भी मंजूरी मिल गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। अब मैनकाइंड फार्मा ने अपनी सबसे सस्ती कोविड-19 एंटी वायरल ड्रग मेलनुपिराविर को लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। कंपनी इस दवा को इसी हफ्ते बाजार में उतार सकती है। इसकी कीमत 35 रुपये प्रति कैप्सूल हो सकती है। मैनकाइंड फार्मा के चेयरमैन आरसी जुनेजा के मुताबिक मॉल्यूलाइफ जो इसका ब्रांड नेम है, इसके फुल ट्रीटमेंट की कीमत करीब 1400 रुपये होगी। मरीजों के लिए जो दवा दी जाती है वो 800 mg की होती है, जिसे 5 दिन तक रोजाना 2 बार देना होता है। मरीज को 200 mg का 40 कैप्सूल लेनी होती है। इस दवा को 13 भारतीय दवा कंपनियां मिलकर बनाएंगे, जिसमें टोरेंट, सिप्ला, सनफार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, माइलॉन और हेट्रो शामिल है। फुल ट्रीटमेंट के लिए इसकी कीमत 2000 से 3000 रुपये के बीच हो सकती है। मुंबई में बीएमसी ने इसके प्रोडक्शन के लिए टेंडर भी जारी कर दिए हैं। चलिए बात कर लेते हैं बाजार के मिजाज की। नए साल के दूसरे दिन भी बाजार ग्रीन पर ही रहा। ज़बरदस्त तेज़ी के साथ निफ्टी 17 नवंबर 2021 के बाद पहली बार 17,800 के पार गया। वहीं सेंसेक्स भी 672 अंक चढ़कर 59,855 के ऊपर बंद हुआ, यानी कि 60,000 के आंकड़े से बस थोड़ी सी दूर। निफ्टी बैंक में भी 418 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी के 50 में से 35 शेयरों में खरीदारी दिखी। बाजार में और क्या हलचल रही और कौन से सेक्टर्स पर रही, बड़ी नज़र बताने के लिए हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रही है। पूजा, बाजार में आज लगातार तीसरे दिन हमने अच्छी क्लोजिंग देखी है। बेहतर ग्लोबल संकेत है सुबह और एफआईआई की तरफ से भी जो बाइंग है अब वो शुरू हो चुकी है। एक ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिला, अब धीरे धीरे बाइंग दिख रही है। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं तमाम फैक्टर्स की वजह से कि बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली है। खबरों के चलते भी हमने देखा कि काफी सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा थे आज के दिन में। अगर निफ्टी की बात करें तो 17,800 के ऊपर की क्लोजिंग दिखी और सेंसेक्स में भी करीब 670 अंकों की मजबूती देखी गई है। बैंक निफ्टी में अब जो तेजी का दौर था वो अब शुरू हो चुका है और 418 अंक की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग दी है। आज अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो पावर और सरकारी बैंकों में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। वहीं फार्मा, रियल्टी और मेटल इंडेक्स में आज के सेशन में दबाव देखने को मिला। टाटा मोटर्स में भी इतने दिनों की जो तेजी थी वहां कहीं ना कहीं ब्रेक लगी और सेल एसए के डाउनग्रेड के कारण टाटा मोटर्स में भी आज 1.5% की कमजोरी देखी गई है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर की तेजी और मंदी थी उसमें निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पे अगर नजर डालें तो आज मजबूत है एनटीपीसी, ओएनजीसी में 3% की बढ़त थी। एसबीआई और पावर ग्रिड ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि 2.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे थे। गिरने वाले शेयरों में टाटा मोटर्स, कोल इंडिया, सन फार्मा और टाटा कंज्यूमर यहां पर आज कमजोरी देखने को मिली है। कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स थे जहां पर कि आज मजबूती काफ़ी थी और उसमें शुगर शेयरों में आज काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। घरेलू के साथ ग्लोबल प्राइस भी एक वहां पर भी मजबूत
ट्रेंड देखा जा रहा है और काफ़ी सारे फैक्टर्स भी थे जिस पर कि हमने आज दिन भर चर्चा किया और उसके चलते आज इन स्टॉक्स में भी तेज़ी देखने को मिली है। बलरामपुर चीनी अपने लाइफ टाइम हाई पर आज कारोबार कर रहा था। द्वारिकेश शुगर, धामपुर और त्रिवेणी इंजीनियरिंग में भी आज अच्छी मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा खबरों के चलते भी काफ़ी सारे स्टॉक्स में एक्शन था। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस, यहाँ पर कंपनी की बैठक होने वाली है, बोनस इशू पर विचार करेगी, उसके चलते हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन में अच्छी तेजी थी। लेमन ट्री होटल्स में एक ब्लॉक डील देखने को मिली गोल्डमैन सैक्स की तरफ से और यहाँ पर भी आज अच्छी बाइंग दिखी है। और इसके अलावा एलेम्बिक फार्मा में भी आज अच्छी मजबूती थी, कंपनी की दवा को मंजूरी मिल चुकी है, इसके चलते एलेम्बिक फार्मा में भी आज अच्छी तेजी थी। तो कुछ खबरों वाले शेयर्स भी आज काफ़ी ज़्यादा थे जहाँ पर कि एक्शन काफ़ी था। तो ओवरऑल आज की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी थी। लगातार तीसरे दिन हमने देखा कि एक शानदार क्लोजिंग देखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। अब बात कर लेते हैं अमेजॉन की। तो फ्यूचर ग्रुप को अमेजॉन विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। सिंगापुर में हो रही आर्बिट्रेशन पर रोक लगाने के लिए फ्यूचर ग्रुप ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दी थी। क्या हुआ पूरे दिन कोर्ट में और इसका क्या असर पड़ेगा, अब इस डील पे हमारे साथ बताने के लिए हमारे संवाददाता अभिमन्यु शर्मा जुड़ रहे हैं। अभिमन्यु बताएं। दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप की याचिका को खारिज कर दिया है और इसी कारण सिंगापुर ट्राइब्यूनल की प्रोसीडिंग्स जारी रहने वाली हैं, जिसमें 5 जनवरी यानी कि कल से आखिरी सुनवाई शुरू होने वाली है। अमेजॉन के साथ डिस्प्यूट में फ्यूचर ग्रुप ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर फॉरेन ट्राइब्यूनल की प्रोसीडिंग्स पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसमें हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। फ्यूचर ग्रुप ने यह कहा था कि आर्बिट्रेशन इस वक्त नहीं प्रोसीड कर सकती क्योंकि अमेजॉन जिस आधार पर आर्ग्यू कर रहा था वो आधार ही निरस्त किया जा चुका है, क्योंकि पिछले महीने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2019 में दी गई रजामंदी को वापस ले लिया था। 2019 में अमेजॉन को फ्यूचर ग्रुप में इन्वेस्ट करने की रजामंदी दी गई थी, जिसे पिछले महीने सीसीआई ने निरस्त कर दिया था। सीसीआई ने यह कहा था कि अमेजॉन ने फॉल्स इंफॉर्मेशन देके रजामंदी हासिल की है, जिसके तहत 202 करोड़ की पेनल्टी भी इंपोज की गई थी। ये देखने वाली बात होगी कि सीसीआई के आदेश को अमेजॉन किसी भारतीय कोर्ट में चुनौती देगा या नहीं। और इस वक्त फ्यूचर ग्रुप और अमेजॉन के सामने यही रास्ता है कि वह सिंगापुर बेस्ड आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के सामने ही अपनी दलीलें रखें और उसके आधार पर ही इस केस का आगे का रुख तय होगा। चलिए इस पे क्या आगे अपडेट आती रहती है, मन्यु शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं और दिसंबर 2021 में नौकरी मांगने वालों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई है। अगर श्रम मंत्रालय के आंकड़ों को माने तो इस नंबर में करीब 47% का बढ़ावा हुआ है। आंकड़ों के हिसाब से इस समय 5 सेक्टरों में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश बताएं। देखिए, नौकरी तलाश कर रहे लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो दिसंबर 2020 के मुकाबले दिसंबर 2021 में इसमें करीब 47% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और ये सरकार के ही आंकड़े हैं। लेबर मिनिस्ट्री के अधीन काम करने वाला जो प्लेटफॉर्म है एनसीएस यानी कि नेशनल करियर सर्विस पोर्टल, उसके हिसाब से इसमें 47% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां दिसंबर 2020 में करीब 1,80,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए थे इस प्लेटफॉर्म पे, वहीं दिसंबर 2021 में करीब 2,65,662 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। अगर आप वित्त वर्ष के हिसाब से देखें तो वित्त वर्ष 2021 में एनसीएस पे जो एक्टिव जॉब सीकर्स की संख्या थी वो करीब 1,04,00,000 के आसपास थी, जो कि चालू वित्त वर्ष में अभी तक बढ़कर 1,34,00,000 के करीब जो है वो पहुंच गई है। ज्यादा हैरानी की बात यह है कि 1,34,00,000 प्रत्याशी पे जो एक्टिव वैकेंसीज की संख्या अवेलेबल है वो है 1,70,000। तो इस गैप का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं और ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की बात है। जो कैटेगरी वाइज सेक्टर्स हैं जहां पे नौकरियां अवेलेबल हैं वो प्लेसमेंट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में सबसे ज्यादा 26% वैकेंसीज है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में 15% वैकेंसीज है, फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर में 19% और प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक सेक्टर में करीब करीब 16% के आसपास वैकेंसीज मौजूद हैं। चलिए स्वदेश खबर के इस एडिशन में अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का लगातार और बहुत सख्ती से पालन करते रहें।